चौकीदार की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मैं अपनी सहेलियों के साथ उस बाग में आ गई थी। कभी कभी तो यहाँ आने का मौका मिलता था। उस बाग में न सिर्फ आम के दरख्त थे बल्कि जा बजा खूबसूरत गुलाब के फूल भी लगे हुए थे। गर्मी का मौसम होने की वजह से शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं जो सहेलियों के साथ नहर पर कपड़े धोने आई थी, जब देखा कि चौकीदार बाग में नहीं है, तभी हम सारी सहेलियां मिलकर कच्चे आम तोड़ने आ गई थी। मैंने देखा सारे दरख्तों में से एक बेरी का दरख्त बिल्कुल अलग थलग सा था। आसपास झाड़ियां उगी हुई थी। उस पर लाल मोटे मोटे लाल बेर देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया था। मैं जैसे ही उसकी तरफ जाने लगी तो अचानक सहेलियों ने आवाज़ लगाई, शाहनूर, उस तरफ मत जाओ, देखो वो जगह ठीक नहीं है। वो मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं भला कब उनकी बात मानती थी। इसलिए फ़ौरन ही अपने दिल की मानती हुई मैंने ज़मीन पर पड़ा हुआ मोटा सा पत्थर उठाया और उस दरख्त पर दे मारा। दरख्त पर पत्थर का लगना था कि अचानक ही उसकी शाखें इस कदर ज़ोर ज़ोर से हिलीं जैसे कोई गुस्से में उन्हें हिला रहा हो। ये मंजर बहुत ही खौफनाक था। मैं सहम कर अपनी सहेलियों के पास आ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। चलो घर चलते हैं। अब मैं दबे दबे से लहजे में अपनी सहेलियों से कहने लगी तो वो मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, अरे वाह, पहले तो बड़ी बहादुर बन रही थी, अब क्या हुआ? फिर रानो कहने लगी, मैंने तुझे मना किया था ना कि उस दरख्त की तरफ मत जा, देख वो जगह ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या है वहाँ पर? मैं अपने दिल का खौफ छुपाते हुए उससे पूछने लगी। देख, वो दरख्त सबसे अलग थलग है, आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराना है। कभी भी उस दरख्त को काटा जाता है तो ये दोबारा से ज़मीन पर अपनी शाखें फैला लेता है। इस दरख्त के बारे में मशहूर है कि इस पर किसी जिन्नात का कब्ज़ा है। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं फटी फटी निगाहों से अचानक पलटकर उस दरख्त को देखने लगी तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। रानो की बात बिल्कुल ठीक थी। वहाँ पर कोई था जो मुझे लाल अंगारा आंखों से घूर रहा था। मेरा नाम शाहनूर है। मेरा ताल्लुक़ एक बहुत बड़े गांव से था। मैं गरीब मज़ारे की बेटी थी। मेरे अब्बा ज़मींदार की ज़मीनों पर काम करते, जबकि अपनी अम्मा के साथ में घर के काम काज करवा लेती। हम 2 बहनें थीं, जबकि हमारा एक छोटा भाई था। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ गांव में नहर के किनारे कपड़े धोने जाती। जब मैं पैदा हुई थी तो सब मुझे देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि मैं इंतहाई खूबसूरत और गोरी चिट्टी रंगत की मालिक थे। हमारे गांव में मेरे मुकाबले में कोई दूसरी लड़की नहीं थी। तभी मेरे अब्बा ने मेरा नाम शाहनूर रखा था। सब मुझे चांद जैसी लड़की से तशबीह देते। अक्सर ही जब मैं अपनी सहेलियों के साथ नहर के किनारे जाती तो अम्मा मुझे कहती कि चेहरे पर नकाब डाल के जाया करो, ना जाने कब किसी की बुरी नज़र लग जाए। मैं उनकी बात पर हंस देती। मेरी सहेलियां भी कहती कि शाहनूर, तू तो बड़ी खुशकिस्मत है, खुदा ने तुझे बड़ी हुस्न की दौलत से नवाजा है, लगता है तू तो किसी हवेली की शहजादी बनेगी। मैं उनकी बातों पर उदास हो जाती। भला एक गरीब मज़ारे की बेटी शहजादी कैसे बन सकती है? मैं अपनी औकात अच्छी तरह पहचानती थी। अक्सर जब मैं नहर किनारे जा रही होती तो रास्ते में वडेरे का बेटा खड़ा दिखाई देता। वो इंतहाई नज़रबाज और अयाश किस्म का नौजवान था। सब गांव की लड़कियां उससे घबराती थी, जबकि मैंने तो उसे अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था। लेकिन ना जाने क्यों अपने दोस्तों के साथ रास्ते में खड़ा रहता। लेकिन आज जब मैंने उस बाग में जाकर वो खौफनाक आंखें देखी तो मैं डरती हुई घर आ गई थी। बार बार मेरे जहन के तस्वर में वो आंखें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। मेरी सहेलियों ने तो मुझे मना भी किया था कि उस तरफ नहीं जाओ, वो दरख्त ठीक नहीं है, लेकिन मैंने ही जिद की, कहीं मैंने किसी का नुकसान ना कर दिया हो। जाने अनजाने में बाज़ दफ़ा इंसान ऐसी गलती कर बैठता है जिसका खमियाजा उसे पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। आज मैं अम्मा की इजाज़त लेकर अन्नू से मिलने जा रही थी जब मुझे उस दरख्त के पीछे खड़ा वो नौजवान दिखाई दिया। वो बिल्कुल अजनबी मालूम होता था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था। ऐसा लगता था जैसे मैं उसकी कोई दुश्मन हूँ।
वो मुझे नफरत से देख रहा था। मैं उसकी आंखों से घबरा गई। कहीं दूर तस्वर में ही वो मुझे खौफनाक आंखें नजर आने लगी, तो मैं उसके करीब से गुजर कर जाने लगी। जैसे ही पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गई। अब उसके चेहरे पर मेरे लिए गुस्से की बजाय अजीब सी कैफियत थी। वो मुझे बड़े सुरूर के आलम में देख रहा था। मैं घबरा कर भागती हुई रानो के घर पहुंच गई। रानो ने मेरी फूली हुई सांसों को देखा तो कहने लगी, क्या हुआ है? कोई इमरजेंसी हो गई? जब भी तू ऐसी भागती हुई आई है, और तेरे चेहरे का रंग इतना लाल क्यों हो रहा है? मैं घबराए हुए लहजे में उसे कहने लगी। वो उस दरख्त के पास न जाने कौन खड़ा था, अजीब सी नजरों से देख रहा था मुझे। अच्छा, कोई शहरी बाबू तो नहीं था? रानो दिलचस्पी से पूछने लगी। मैं भी सोचने लगी कि शायद वो कोई शहर से आया हुआ नौजवान था, लेकिन उसके कपड़े तो बड़े ही अजीब थे। फिर मैंने इस बात को जहन से झटक दिया था। फिर उस रात मैं सो रही थी जब मैंने ख्वाब में खुद को उसी बाग में देखा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं बाग में भटकती फिर रही हूँ, जैसे ही मैं वहाँ किसी को तलाश कर रही हूँ। जब मेरी नज़र उसी दरख्त पर पड़ी तो वो दरख्त के नीचे वहाँ कोई बैठा था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी थी, क्योंकि वो सफ़ेद लिबास वाला नौजवान जिसके वजूद से रोशनी फूट रही थी, उस रोशनी में मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया, जबकि मैं उस रोशनी के अंदर जाकर उसे देखना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अचानक ही बीच रास्ते में खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने आया, जो मुझे खींचता हुआ ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगा। मैं रोती हुई उसी सफ़ेद लिबास वाले नौजवान को पुकार रही थी, लेकिन वो मुझे मुसलसल एक तरफ घसीट कर ले जा रहा था और उसने मुझे खौफनाक कुएं में धक्का दे दिया। अब मैं बिलबिला रही थी, रो रही थी। कभी किसी ने तेज़ रोशनी कुएं के अंदर छोड़ी तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो अचानक मेरी आँख खुल गई। ये बड़ा ही अजीब ख्वाब था। आखिर इसकी ताबीर क्या होगी? मैं हैरान से उस ख्वाब के बारे में सोचती रही। मैं हर एतवार को कपड़े उठाकर सहेलियों के साथ नहर किनारे जाती थी। इस बार मुझे देर हो गई। अम्मा मना करने लगी। देख, अकेली ना जा, रानू और तेरी सहेलियां चली गई हैं, तू कल चली जाना। लेकिन मैंने अम्मा से कहा कि नहीं, मुझे आज ही जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अभी आधे रास्ते में ही थी कि वडेरे का वो लोफर बेटा और उसके दोस्त खड़े दिखाई देने लगे। जैसे ही मैं उनके करीब से गुजर कर जाने लगी तो अचानक ही वो मुझ पर फिक्रे कसने लगा। मैंने नफरत से पलटकर उसे देखा और फिर सर झटकती हुई उसके पास से गुजर कर चली गई थी। लेकिन जैसे ही मैं नहर के पास पहुंची तो हैरान रह गई। वहां पर तो मेरी सहेलियों का नामो निशान भी नहीं था। कपड़े वहीं दरख्त के नीचे रख कर मैं अब हैरान परेशान बैठी थी कि अचानक ही मुझे नहर के किनारे मौजूद बाग के अंदर से रानो और अपनी सहेलियों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। अच्छा, तो सारी की सारी बाग में मौजूद है। मैं मुस्कुराती हुई यहाँ आ गई। मैंने देखा आज भी चौकीदार गायब था, जबकि मैं जल्दी जल्दी उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई ना दी, जबकि हंसने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। ऐसे ही चलते चलते मैं उसी दरख्त के सामने पहुंच गई और फिर बुत बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसी दरख्त के नीचे वो नौजवान खड़ा था जो मुझे कल रास्ते में खड़ा दिखाई दिया था। वही सफ़ेद लिबास पहने, खूबसूरत चेहरा लिए, वो मुसलसल मुझे देख रहा था, जबकि मैं उसकी नज़रों से घबरा गई थी। मैं पलट कर जाने ही वाली थी कि अचानक उसने मुझे पुकारा, सुनो लड़की। मैं फ़ौरन ही पलटी थी। वो सहरज़दा नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर अचानक धीरे धीरे चलता हुआ वो मेरे करीब आने लगा। अचानक ही उसने मेरे हाथ में गुलाब का फूल पकड़ाया और ख़ुद मेरी नज़रों से ओझल हो गया था। मैं किसी बुत की तरह खड़ी उसे देखती रह गई थी। उसके पास फैली गुलाबों की खुशबू नहायत ही दिलफरेब थी। न जाने क्यों मैं मुस्कुराती हुई उस गुलाब के फूल को लेकर वापस नहर के पास आ गई थी। आज मैं अकेली बैठकर कपड़े धोती रही, लेकिन मुसलसल मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे वो खूबसूरत नौजवान मेरे आसपास ही है, वो मेरी रखवाली कर रहा है। मुझे आज अकेले कपड़े धोते हुए ज़रा भर डर नहीं लगा था। फिर जैसे ही शाम हुई तो मैं वापस घर चली आई। अम्मा मुझे घूरते हुए कहने लगी, आज तूने इतनी देर लगा दी, और अभी अभी तो रानो आई थी,
وہ کہنے لگی تھی کہ خالہ میں تو آج نہر کے پاس گئی ہی نہیں، سچ سچ بتا تو اکیلی وہاں کیوں گئی تھی؟ اماں مجھے ڈانٹ رہے تھے، میں گڑبڑا گئی، اب اماں کو کیا کہتی؟ پھر میں نے کہا اماں مجھے تو خود بھی معلوم نہیں تھا، کہ میں تو سمجھی کہ وہ سب کی سب چلی گئی ہیں، لیکن اس رات میں اپنے بستر پر گئی تو مجھے بار بار اپنے سامنے کسی کا چہرہ آتا رہا، وہ کیسے مجھے بار بار دیکھ رہا تھا، شاید میں اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ پھر اچانک میرے دل سے آواز آئی، تو اسے کیوں اچھی لگے گی شاہ نور، تو واقعی چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ سوچ کر میں مسکرا رہی تھی، شاید وہ حویلی والوں کا کوئی مہمان ہے، جب ہی تو اس باغ میں نظر آتا ہے، لیکن اس نے مجھے وہ گلاب کا پھول کیوں دیا؟ یہ سوچ کر میرے لب مسکرا اٹھے تھے۔ اب میں کہیں بھی آتے جاتی ہوں، اکثر یوں مجھے وہ لڑکا جو ایک امیر وڈیرے کا بیٹا تھا، وہ مجھے راستے میں کھڑا دکھائی دیتا، ایسا لگتا جیسے اس کی نظر میرے وجود پر ہے۔ میں اس کی گندی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر دل میں خیال آتا کہ اگر ابا سے اس کی شکایت کی تو کہیں اماں ابا کو کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑ جائے، کیونکہ وہ وڈیرا بہت بااثر اور امیر شخصیت رکھتا تھا۔ ایسے میں ہم تو غریب مزارے تھے، ہم غریب لوگوں کی بھلا سنتا ہی کون؟ میں اسی بات پر خاموش ہو جاتی۔ میں نے کسی کو بھی ابھی تک یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اس دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر کے پاس آئی، میرا دل بے چین ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں بار بار میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی باغ کے اندر جاؤں، اسی سفید لباس والے نوجوان کو تلاش کروں۔ میری نگاہیں اسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میری سہیلیاں کہنے لگی، کیا بات ہے شاہ نور، لگ رہا ہے آج تیرا دھیان کپڑے دھونے پر نہیں ہے۔ میں باغ کے اندر جانا چاہتی ہوں، میں بے بسی سے ان سے کہنے لگی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو جانتی ہے وہ سامنے چوکیدار کھڑا ہے، وہ ہمیں ذلیل کرے گا، وہ وڈیرے کا خاص آدمی ہے۔ لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں آئی ہوں تو اس سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جب سارے کپڑے دھل گئے تو ساری سہیلیاں کہنے لگی کہ چلو اب گھر چلتے ہیں، شام ہونے والی ہے، لیکن میں ان سے کہنے لگی تم جاؤ، میں بعد میں آؤں گی۔ رانو کہنے لگے، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے، خالہ ہمیں چھوڑے گی نہیں اگر ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے تو میں انہیں ٹالتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کہا نا تم جاؤ، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ میں نے ان سب کو زبردستی بھیج دیا تھا اور خود باغ میں جانے کی سوچنے لگی کہ کسی طرح چوکیدار کی نظروں سے چھپ کر وہاں چلی جاؤں۔ اچانک ہی چوکیدار مجھے باغ سے نکلتا دکھائی دیا تو میں پھرتی سے وہاں گئی۔ میں اسی درخت کے نیچے کھڑی چاروں طرف نظریں گھماتی اسے تلاش کرتی رہی، لیکن وہ آج کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں مایوس سی ہو گئی، لیکن اچانک ہی مجھے کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ 3-4 لوگ میرے پاس اس باغ کے اندر آ رہے ہوں۔ میں ایک دم صحیح معنوں میں درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی وڈیرے کا بیٹا اور اس کے آوارہ دوست اسی باغ میں گھوم رہے تھے۔ میرے اوزان خطا ہو گئے، اگر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو غضب ہو جائے گا، کہیں وہ میری عزت ہی نہ خراب کر دیں، اور اوپر سے مجھے سزا بھی دیں گے کہ میں بغیر اجازت ان کے باغ میں کیوں آئی تھی۔ اب میں کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اچانک ہی بھاگتی ہوئی باغ سے نکلنے لگی تو اچانک ہی کسی نے میرا بازو دبوچ لیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ وڈیرے کا ہی وہ آوارہ بیٹا تھا۔ اس نے مجھے باغ میں دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا، ارے دیکھو آج کیسا موقع ہاتھ آیا ہے، کتنے دن سے گاؤں کی اس غریب لڑکی پر میری نظر تھی، آج تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کے دوست کہنے لگے کہ اس سے پہلے میں اس کے ساتھ کوئی دیکھ لے، ہم اسے کسی ویران جگہ پر لے چلتے ہیں۔ وہ سب میرے ساتھ جو کرنا چاہتے تھے مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ ایک دم سے ہی میں چیخنے چلانے کی کوشش کرنے لگی تاکہ کوئی میری مدد کو آ جائے، لیکن اس نے میرا منہ دبا لیا تھا اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے باغ کے پچھلے حصے کی طرف لے گئے، جو بالکل ایک ویران جگہ تھے۔ یہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ میں بے بسی سے زمین پر پڑی تھی کیونکہ انہوں نے کپڑے سے میرا منہ باندھ دیا تھا۔ اب وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اس جنگل کی طرف لے آئے تھے جہاں پر گاؤں کی آبادی بالکل نہیں تھی، بلکہ یہاں سوائے جھاڑیوں اور گھنے درختوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں بری طرح تڑپ رہی تھی۔ تبھی وڈیرے کا بیٹا کہنے لگا، یہ تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن ایسی خوبصورت لڑکیاں گاؤں میں صرف ہمارے لیے بنی ہیں، اگر یہ ہمیں خوش کر دے گی تو ہم بھی اسے خوش کر دیں گے۔
अब ना जाने वो हमारे साथ क्या शैतानी खेल खेलने वाले थे। मैं बेइख्तियारी खुदा को याद करने लगी। अचानक एक भयानक गुर्राहट चारों तरफ फैल गई। एक अजीब सी आवाज़ आई थी जिसने उनके होश उड़ा दिए थे। मैं भी खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वो शैतानी इरादा लिए मेरी तरफ बढ़ते, अचानक ही मेरी आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। अचानक ही एक खौफनाक वजूद उनकी तरफ मैंने बढ़ता हुआ देखा। काला, लंबा, इस कदर लंबा कि वो ऊंचे लंबे दरख्त को छू रहा था। वो अपने कदमों से चलता हुआ उन्हें रौंदता हुआ उनके ऊपर से जाने लगा, जबकि वो जान बचाने की कोशिश में ज़मीन से ऐसे घिसट रहे थे जैसे वो बिल्कुल माजूर हो चुके हों। अपनी जान बचाने की कोशिश में यहाँ से भाग चुके थे, जबकि मैं ये खौफनाक मंजर देखकर अपने होश व हवास खो बैठी थी। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर ना जाने मुझे कितनी देर बाद होश आया। मैं एक बिल्कुल सुनसान और वीरान घर में मौजूद थी। उस कमरे में एक चादर बिछी थी जिस पर मैं लेटी हुई थी। ये सोचकर मेरे ओसान खता हो गए कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया। मैं दहशत से उस घर को देखने लगी जो बहुत ही पुरस्रार और खौफनाक लग रहा था। मैं उठकर बाहर ही जाने लगी थी कि अचानक ही मुझे अपनी टांगें नाकारा होती महसूस हुई। शायद मुझ में चलने की ताकत नहीं रही थी। फिर से मैं उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार भी मैं गिर गई थी। अब मैं बेबसी से बैठकर रोने लगी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तभी एक अजीब सी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। अंदर आने वाला वही खूबसूरत नौजवान था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वो कहने लगा, अभी तुम्हारा जिस्म काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन शैतान सिफत लोगों ने तुम्हारे जिस्म पर तशद्दुद किया था, जिसकी वजह से तुम अभी चल नहीं सकती। मैं तुम्हारे जिस्म पर मरहम लगाऊंगा, जिसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वो बड़ी नरमी से मुझे कह रहा था। मैं बेबसी की शिद्दत से रोने लगी। फिर मैं उससे कहने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। अगर मैं घर नहीं पहुँची तो पूरे गांव में बदनाम हो जाऊंगी। तो वो कहने लगा कि अभी इस हालत में तुम्हारा जाना नामुमकिन है। तुम जानती हो कि वो चारों इंसान तुम्हारी इज्जत ख़राब करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी इज्जत बच गई। अगर मैं वक्त पर ना पहुँचता तो। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कैसे रहते हो? अब मैं हैरान थी कि वो इस वीरान घर में कैसे रहता है, क्योंकि आसपास तो कोई आबादी नहीं थी और ये घर तो हमारे गांव से अच्छे खासे फासले पर था। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर भारी आवाज़ में कहने लगा, मैं इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हूँ, और जिन्नात ऐसे ही वीरान जगह पर रहते हैं। मैं भी शहंशाह जिन्नात का बेटा हूँ, लेकिन मेरी रिहाइश इसी बाग में थी जहाँ पर मैं तुम्हें पहली बार देखा था। जब तुमने वो पत्थर मारा तो मेरी आंख पर लग गया था, जिसकी वजह से मैं गुस्से से पागल हो गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखा तो मैं पहली नज़र में ही तुम पर आशिक हो गया था। इसलिए तुम जहाँ भी जाती हो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता। यही वजह थी कि जब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी इज्जत खतरे में है तो मैं तुम्हें बचाने के लिए पहुँच गया। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठा खूबसूरत नौजवान एक जिन्नात है। तभी मैं उसे बेयकीनी से कहने लगी, जिन्नात ऐसे नहीं होते, वो तो बहुत खौफनाक होते हैं, लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो। अब मैं हैरान थी तो वो कहने लगा कि मैंने इंसानी रूप इख्तियार किया हुआ है। अगर मैं अपने असली रूप में आ गया तो मुझे देखकर तुम डर जाओगी। मेरा बसेरा ऐसे ही वीरान जगह पर होता है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए चलना नामुमकिन है, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले ही उन चारों शैतान सिफत इंसानों ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया था, तुम्हें मारा पीटा, जिसकी वजह से तुम्हारी टांगें काम नहीं कर सकती। 3 दिन बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं अपना खास जादुई मरहम तुम्हारे वजूद पर लगा दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हारे गांव छोड़ आऊंगा। तुम्हारी जान और इज्जत मेरे पास बिल्कुल महफूज है। वो बड़े प्यार भरे लहजे में मुझसे बात कर रहा था, जबकि मैं नजरें झुकाकर बैठ गई। बार बार उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर लड़खड़ा कर गिर जाती। शायद वो सच कह रहा था, लेकिन मैं उस सन्नाटे और तन्हाई के खौफ से खूब डर रही थी। तभी वो कहने लगा, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से थोड़ी दूर हमारी बस्ती है, वहाँ भी जा सकती हो। वहाँ एक अलग ही हमारी दुनिया आबाद है। तुम वहाँ पर अकेलापन महसूस नहीं करोगी, इसीलिए मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूँ कि हम जिन्नात की दुनिया कैसी होती है, और फिर तुम्हें वहाँ तन्हाई भी महसूस नहीं होगी। मैं एक शहंशाह जिन्नात का बेटा हूँ,
इसीलिए मेरे हुक्म पर तुम्हारी खिदमत करने के लिए सैकड़ों जिनजादियाँ तुम्हारे पास आ जाएंगी और तुम सिर्फ 2-3 दिन में ही ठीक हो जाओगी। अब मैं हैरान परेशान उसकी बातें सुन रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। बार बार मेरे जहन में उसी वडेरे पर और उसके बेटे का शैतान सिफत चेहरा याद आता। मेरी इज्जत लूटता तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। इसीलिए मुझे उस जिनजादे की बात मान लेनी चाहिए। अगर मैं यहाँ अकेली रही और ये वापस अपनी दुनिया में चला गया तो शायद अकेलेपन से फ़ायदा उठाकर कोई और शैतान इंसान मेरे साथ गलत हरकत कर ले। यही सोचकर मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गई। एक नई जगह पर मैं फिर से हैरान रह गई। उसने मुझे अपने बाजू में उठा लिया। अब वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे दिया हो। वो बहुत ही मेहरबान था और मैं जो गाँव की एक इंतहाई देहाती लड़की थी, भले ही खूबसूरती में मेरा कोई जोड़ नहीं था, लेकिन आज इज़्ज़त उसी जिनजात ने मुझे दी थी। इसीलिए मैं अपने दिल की कैफियत अजीब महसूस कर रही थी। फिर उसने मुझे आंखें बंद करने को कहा, क्योंकि मुझे खौफनाक काले अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। फिर जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वजूद हवा में मुअल्लिक हो। थोड़ी ही देर के बाद मुझे बातें करने की आवाज़ें आने लगी। कोई चल फिर रहा था, बहुत से लोग जैसे जमा हों। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो मैं एक बस्ती में पहुंच चुकी थी। उसकी बस्ती जिन्नात की दुनिया थी। यहाँ पर बहुत से लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। फिर वो मुझे एक खूबसूरत महल में लेकर आया। मैंने देखा शाहिद तख्त पर एक खूबसूरत औरत बैठी हुई थी, जबकि उसके बराबर में एक आदमी भी था जो बिल्कुल उस जिन्नात का हमशक्ल था। मैं समझ गई थी कि यही शहंशाह जिन्नात है। उसने मुझे भी एक तख्त पर बैठा दिया था। फिर सामने ही एक जिनजादी को कहने लगा कि ये लड़की हमारी मेहमान है, इसका ख़ास ख्याल रखना। आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसका वजूद चलने फिरने से इनकारी है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 दिन बाद ही ये ठीक हो जाए ताकि जल्द से जल्द अपने घर को पहुँच सके। ये यहाँ पर बहुत परेशान है। तभी शहंशाह जिन्नात अपने बेटे जिन्नात से कहने लगे, तुम इस लड़की को क्यों यहाँ पर लेकर आए हो? देखो, तुम भूल चुके हो कि फ़कत पूरे 15 दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। चांद की 14वीं तारीख को एक दूसरे कबीले के सरदार की बेटी से तुम्हारी शादी है और वो एक जिनजादी है, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान आदमजादियों पर होता है। मुझे यही डर था कि कहीं तुम किसी आदमजादी को लेकर ना आ जाओ, और फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। शहंशाह जिन्नात बहुत खफा लग रहा था। मैं उनकी बातें सुनकर सहम गई। तो वह जिनजात नज़रें झुकाकर कहने लगा, इस लड़की की खूबसूरती से तो चांद भी शर्मा जाए। ये इस कदर खूबसूरत है कि कोई भी इंसान इसका दीवाना हो सकता है, और फिर मैं तो एक जिनजात हूँ। मैं उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया हूँ, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन आज मैं इसे अपने मुफाद के लिए नहीं बल्कि इसकी मदद करने के ख्याल से लेकर आया हूँ। इसलिए मैं हरगिज़ इसकी ज़ात से कोई फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। उसके लहजे में उदासी थी और मेरे दिल में उसकी इज्जत और बढ़ गई थी। मैं हैरान होकर सोचने लगी कि किस कदर मेहरबान है। उसके चेहरे पर पाकीज़गी झलक रही थी। अब चारों जिनजातियाँ आकर मुझे अपने साथ ले गई। फिर उन्होंने मुझे एक कमरे में लिटा दिया। अब वो चारों मिलकर मेरे जिस्म की मालिश कर रही थी। मैं हैरान थी क्योंकि ये मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वो मेरी ऐसे खिदमत कर रही थी जैसे मैं कोई शहजादी हूँ। मैं हैरान होकर सोच रही थी कि ये नहीं जानती कि मैं तो एक गरीब लड़की हूँ, ऐसी गरीब लड़की जिसकी इज्जत गांव के अमीर लड़के ने लूटनी चाहे, लेकिन उस जिनजात की वजह से मेरी इज्जत महफूज रही। अब मैं क्या मुँह लेकर अपने गाँव जाऊँगी? उनकी हाथापाई की वजह से मेरे कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और मुझे उन कपड़ों को पहनने में शर्म भी महसूस हो रही थी। लेकिन मैं हैरान रह गई जब थोड़ी देर बाद एक जिनजादी कहने लगी, आप कपड़े तब्दील कर लें, हमारे पास हर तरह के कपड़े हैं जो आपको पसंद आएंगे। अब वो मेरे सामने कपड़े लेकर खड़ी थी। मैं शर्मिंदगी से नज़रें झुकाकर बैठ गई क्योंकि मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही थी जैसे मैं कोई मलिका या आलिया हूँ और मेरी खिदमत गुजारी करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, शायद उसी जिनजात की वजह से। फिर मैंने वो नीले रंग का लिबास पहन लिया जिस पर छोटे छोटे नगीने लगे किसी से तारों की तरह चमक रहे थे। जैसे ही मैं वो लिबास पहन कर बैठी तो अचानक ही वो जिनजात आ गया। उसने मुझे देखकर नज़रें झुका ली थी। फिर वो कहने लगा, आज आप इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो मुझे हसरत भरी नज़रों से देख रहा था। मेरी खुद की दिली कैफियत भी अजीब हो रही थी। पर 2 दिन तक वो जिनजातियाँ मेरी खिदमत करती रहीं और वो जिनजात आया, वो दिन आया
जब मैं अपने पाँव पर खड़ी होकर चलने लगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तभी वो जिनजात कहने लगा, अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, इसीलिए आप घर जाने की तैयारी करें, क्योंकि आपके माँ बाप भी परेशान हो रहे होंगे। और हाँ, आपने जाकर उन्हें सब सच्चाई बता देनी है। अगर किसी गांव वाले ने भी आप पर उंगली उठाई तो मैं उस गांव में तबाही फैला दूंगा, और अभी मैं उस इंसान से भी बदला लूँगा जिसने आप पर बुरी नज़र डाली थी। मैं उसका इश्क देखकर हैरान रह गई कि एक जनजात किसी इंसानी लड़की से इस कदर मोहब्बत कर सकता है। फिर उसने मुझे अपनी काली चादर ओढ़ने के लिए दी, जिससे मेरा पूरा वजूद छुप गया था। जनजादे का दिया हुआ वो खूबसूरत लिबास पहनकर मैं अपने घर जा रही थी। उसकी संगत में अजीब सी खुशबू महसूस कर रही थी कि जैसे ही मैं अपने गांव के करीब पहुंची तो उसने मुझे उसी नहर के पास छोड़ दिया। जैसे ही मैं आगे जाने लगी तो वो कहने लगा कि अपने आप को अकेला मत समझना, जब भी तुम्हें कोई ख़तरा होगा मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा, इसलिए मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं उसकी बातों से हकीकतन खुश हुई थी। मैंने मुस्कुराती हुई नज़रों से उसे देखा, फिर अपने घर की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैं अपने घर गई तो अचानक ही मोहल्ले पड़ोस के सब लोग निकल कर आने लगे। मैं हैरान थी क्योंकि हमारे घर में तो मातम की फिजा थी। फिर अम्मा कहने लगी, अब 3 दिन बाद मुंह काला करवा कर आ गई तू, हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। देख, तेरा बाप जो बुढ़ापे की दहलीज पर है वो तेरी वजह से बदनाम हो गया है। मैं फटी फटी निगाहों से अपनी अम्मा को देख रही थी। मैं उससे कहने लगी कि अम्मा, ऐसी बात नहीं है, ये अब क्या कह रही हैं? अब पहले मुझसे तो सुने सही कि सच्चाई क्या है। सच्चाई इतनी भयानक है कि आपको यकीन नहीं आएगा। अम्मा कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना। रानो ने मुझे सब बता दिया है कि उस दिन सारी लड़कियां कपड़े धोकर नहर से वापस आ गईं, लेकिन तेरी सहेलियों ने कहा कि तू वहाँ किसी का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि तेरा घर से भागने का इरादा था। ऐसी कोई बात थी तो तू मुझे पहले बताती, मैं खुद तुझे उसके साथ रुखसत कर देती। तू एक बुरी लड़की है, तू सारे गाँव वालों की नज़रों में हमारी इज्जत ख़राब कर चुकी है। थोड़ी देर बाद हमारे घर के दरवाजे के बाहर रश लग गया था। सब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहे थे। मैं सहम कर अम्मा से कहने लगी कि अम्मा मुझे बचा लो, मेरा कोई कसूर नहीं। वडेरे के बेटे ने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। वो मुझे जंगल में अगवा करके ले गया, उसके 4 दोस्त भी शामिल थे। तो अम्मा अब्बा कहने लगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तूने हमारी इज्जत ख़राब कर दी है। अब अगर हमने तुझे इस घर में रखा तो गाँव वाले हमें जीने नहीं देंगे, इसलिए तो इस घर से चली जा। मेरे माँ बाप इस कदर संगदिल हो सकते थे ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन मामला कुछ और है। जैसे ही गाँव वाले अंदर आए तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, चलो इस बुरी लड़की को घर से निकाल दो, अपने जिस आशिक के साथ भागी थी उसे भी उसके सामने लेकर आओ, हम उन दोनों को सजा देंगे। यह सुनकर मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। मैं जानती थी कि अब गांव वालों के कहर से मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। मैं हिचकियां लेकर रो रही थी, कोई भी जाए पनाह नहीं थी। तभी मैं अपने घर में मौजूद बाड़े में बनी कोठरी में छुप गई। अम्मा अब्बा के हाथ पांव बुरी तरह फूल गए। मैं नहीं जानती थी कि आखिर वो मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, क्या उन्हें अपने शाहनूर पर यकीन नहीं था? मैं उनके साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकते थे? सारे गांव वाले मुझे पूरे घर में ढूंढते फिर रहे थे, जबकि मैं उसमें छुपी खौफ से थर थर कांप रही थी। जैसे ही रात का अंधेरा फैला तो अचानक ही एक भयानक आवाज़ आई। पूरे गांव में हलचल मच गई थी। तभी एक तरफ शोर सा उठा था। ये देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि उस कोठी के बाहर एक भयानक सूरत वाला आदमी खड़ा था। अब कोई आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, हर कोई दूर होता गया। तभी उस खौफनाक सूरत वाले आदमी ने चीखते हुए कहा कि किसी ने भी उस लड़की पर उंगली उठाई तो इस गांव पर इतनी बड़ी मुसीबत आएगी कि तुम लोग संभाल नहीं सकोगे। तभी एक बूढ़ा आदमी कहने लगा, आप कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? तभी उसने खौफनाक आवाज़ में कहा, मेरा ताल्लुक तुम्हारी दुनिया से नहीं है, बल्कि मैं एक जिन्नात हूँ और उस लड़की की हिफाजत के लिए यहाँ आया हूँ। ये लड़की बिल्कुल पाक साफ है और इसने 3 दिन जिन्नात की दुनिया में गुजारे हैं। कसूरवार ये नहीं बल्कि इस गांव का अमीर आदमी है जिसका बेटा हर लड़की पर बुरी नज़र रखता है। वो एक आवारा लड़का है। अगर यकीन नहीं आता तो मेरे साथ उसी जंगल में चलो जहाँ इसने उस लड़की की इज्जत ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इस लड़की को बचाया क्योंकि मैं इस पर आशिक था। उसे यूं खौफनाक आवाज़ में बोलते देखकर गाँव वालों की बोलती बंद हो गई। फिर गाँव वाले उसके साथ जाने लगे क्योंकि उन लोगों को वो जगह दिखाना चाहता था जहाँ पर लड़की के फटे हुए कपड़े और टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी थी।
फिर जैसे ही वो उस जगह पर गए तो उस जंगल को देखकर हैरान रह गए। यहाँ पर सिवाय झाड़ियों और दरख्तों के कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी शाहनूर का दुपट्टा उन्हें नजर आया, उसके हाथ में पहनी हुई काले रंग की टूटी चूड़ियाँ। गाँव वाले कहने लगे, अरे इस जिनजात ने तो हमें बिल्कुल ठीक कहा था। इसका मतलब ये लड़की बिल्कुल नेक है, हमें इस पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें किसी बड़े गुनाह करने से बचा लिया, वरना हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाते। चलो सब मिलकर वडेरे की हवेली पर चलते हैं, आज इस बात का फैसला हो जाएगा। वो सब लोग मिलकर वापस आ गए थे, जबकि मैं अभी तक उसी कोठरी में छुपी हुई थी। लेकिन जब गांव वालों ने मेरे माँ बाप को कहा कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल पाक साफ है, गलती इसकी नहीं बल्कि वडेरे के बेटे की है, तो मेरे माँ बाप रोते हुए कहने लगे, हमें माफ़ कर दो, हम अपनी बेटी का भी साथ नहीं दे सके, क्योंकि वडेरे ने हमारे छोटे बेटे को अगवा कर लिया था। उसने धमकी दी थी कि अगर हमने अपनी बेटी का साथ दिया तो हमारे छोटे बेटे को मार डालेगा, और वो सब जानता है कि उसका बेटा कितना बदकिरदार है। ये सुनकर तो गांव वाले गुस्से से पागल हो गए। वो कहने लगे कि आज जिसने शाहनूर के साथ ऐसा किया है, कल वो किसी और के साथ भी कर सकता है। हमें या तो इस वडेरे को इस गांव से निकालना है या फिर उसके बेटे को सज़ा दिलवानी है। पूरा गांव एक साथ जमा हो गया, लेकिन मुझे इज्जत मिल गई थी। मैं जो कोठरी में छुपी अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिल गई हो। अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया, फिर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं खुदगर्ज माँ बन गई थी, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए, क्योंकि गांव वालों ने कहा था कि तुमने अपनी बेटी पर इल्ज़ाम लगाना है कि वो किसी लड़के के साथ गांव से भाग गई थी। मैंने रोते हुए उनसे कहने लगी, अम्मा, मैंने कभी किसी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये तो उस मेहरबान जिनजात ने मेरी इज्जत बचा ली, वरना मैं तो बर्बाद हो जाती। शायद आपको मेरी लाश भी ना मिलती। अब मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। फिर 2 दिन बाद पंचायत बैठ चुकी थी। गांव के वडेरे ने मुझे उस पंचायत में बुलाया और मैंने उसके बेटे के खिलाफ गवाही दी। वो मुझे जहर आलूद नज़रों से देख रहा था, लेकिन मैं अपने आप को ताकतवर समझ रही थी। जिस तरह वो जिनजात हर जगह मेरी हिफाजत के लिए पहुंच जाता था, मुझे ऐसे लगता कि अभी भी पहुंच जाएगा और कभी भी मुझे कोई नुकसान नहीं होने देगा। इसीलिए मैं बेफिक्र थी। फिर पंचायत ने फैसला किया कि उस लड़के को जब तक वडेरा गांव से नहीं निकालेगा, हम ना तो उसके खेतों में काम करेंगे और ना ही उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि वडेरा मजबूर हो गया था। फिर उसने हमेशा के लिए अपने बेटे को अपने शहर में बने हुए फार्म हाउस में भेज दिया। अब मैं खुश थी कि सिर्फ उस जिनजात की वजह से मेरी इज्जत महफूज रही और मुझे सबकी नज़रों में इज्जत भी मिल गई। लेकिन उस रात वो मेरे सामने नहीं आया, तो ना जाने क्यों उसे देखने के लिए मेरा दिल बेकरार हो गया। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। यही वजह थी कि मैं एक बार फिर से उनकी दुनिया में जाना चाहती थी। लेकिन मैं घर के सहन में बैठी थी जब मेरी नज़र अचानक चांद पर पड़ी। पूरे चांद की रात थी। अचानक ही मेरे जहन में झमाका हुआ। मुझे याद आया कि शहंशाह जिन्नात ने कहा था कि उसके बेटे जिनजात की शादी चांद की 14वीं शब को है। तो क्या आज उस जिनजात की शादी हो रही है? ये सोचकर मैं उदास हो गई। मुझे देखना चाहिए कि उसकी दुल्हन कैसी होगी। यही सोचकर मैं उस रात दबे पांव फिर से घर से निकली थी। दिल में ख्याल आया कि सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगी, लेकिन मैं उसकी शादी में ज़रूर जाऊंगी। मुझे वो पूरा रास्ता अच्छी तरह से मालूम था, इसीलिए मैं बेखौफ व ख़तर उसी रास्ते से होती हुई उस जिन्नात की दुनिया में पहुंच गई। हर तरफ शहनाइयाँ बज रही थीं। शहंशाह जिन्नात का महल बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। मैं बेइख्तियार उस महल को देखती रह गई। आज तो यहाँ पर खूब देखें पक रही थी। ऐसी लजीज खुशबू चारों तरफ फैल रही थी कि मैं वहीं खड़ी सारा मंजर देखती रह गई। फिर जैसे ही मैंने सामने आकर जिन्नात को देखा तो मैं वहाँ एक दरख्त के पीछे छुप गई। मैं चुपके से महल के अंदर गई और मैंने एक तख्त के पीछे छुप कर देखने लगी कि आखिर जिन्नात की शादी कैसे होती है। मैंने देखा सामने एक तख्त पर लाल जोड़े में मलबूस दुल्हन बैठी थी, जबकि वही जिनजात उसके बराबर में बैठा था। मेरे चेहरे पर उदासी तारी हो गई। इसका मतलब था कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। ना जाने क्यों मैं अपने दिल में बहुत दुख महसूस कर रही थी। अब मैं छुप कर उन दोनों को देख रही थी कि अचानक मुझे अपने पास एक भयानक आवाज़ सुनाई थी। कौन हो तुम लड़की, और यहाँ क्या कर रही हो? मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। वो एक भयानक सूरत वाला जिनजात था जो मेरे सर पर खड़ा था। मेरी खूबसूरती आम कपड़ों में भी मात दे रही थी। जैसे ही मैं उनके सामने आई तो मुझे देखकर चौंक गए
پھر شہنشاہ جنات کہنے لگا، یہ تو وہی لڑکی ہے جسے جنزاد لے کر آیا تھا، لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تبھی اس جنزاد نے مجھے دیکھا۔ آج بھی وہ مجھے بہت مہربان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں سر جھکا کر کہنے لگی، میں صرف اس جنزاد کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، اس کی وجہ سے مجھے ایک عزت اور ایک مقام ملا۔ پھر مجھے شہنشاہ جنات کہنے لگا، دیکھو لڑکی، آج تم آخری دفعہ یہاں آئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اب کبھی دوبارہ ہماری دنیا کا رخ نہیں کرنا۔ میرا بیٹا پہلے ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے میں نے اسے شادی کے لیے منایا۔ اب اگر اس نے پھر سے تمہیں دیکھ لیا ہے تو وہ اس جنزادے سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوگا، تو کیا تم اس سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میں حیران کھڑی تھی۔ وہ شہنشاہ جنات کہنے لگا، یہ سب ناممکن ہے، کیونکہ تم ایک آدم زادی ہو، کبھی بھی ہماری دنیا میں نہیں رہ سکتی، اسی لیے میں صرف تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ اگر میرا بیٹا جنزاد ضد پر آ جاتا تو وہ تمہیں تمہاری دنیا سے اٹھا کر ہماری دنیا میں لے کر آ جاتا، لیکن اگر تم خود اپنی مرضی سے آئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی چاہتی ہو کہ تمہاری اس جنزاد سے شادی ہو جائے۔ کہو، تمہیں یہ بات منظور ہے؟ ہم میں خاموش تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ شہنشاہ جنات سے کہہ دوں، ٹھیک ہے، میں اس مہربان جنزاد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اچانک ہی میری نظر دلہن بنی جنزادی پر پڑی۔ اس کے چہرے پر بلا کی مایوسی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ شاید وہ اس جنزاد سے محبت کرتی تھی۔ نہیں نہیں، میں اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں گی، میں ہمیشہ کے لیے اس جنزاد کو بھول جاؤں گی کہ یہ کبھی کسی مہربان کی طرح میری زندگی میں آیا تھا۔ اس لیے میں شہنشاہ جنات سے کہنے لگی کہ نہیں، میں صرف یہاں مبارکباد دینے آئی تھی، میں شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے ماں باپ یہ بات نہیں جانتے۔ پہلے ہی جو الزام میرے اوپر لگا تھا اسے بڑی مشکل سے دور کیا ہے۔ میری بات سن کر شہنشاہ جنات کہنے لگا کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اس لیے ضرور تم میرے انعام کی حقدار ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک انگوٹھی دی تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ خوبصورت انگوٹھی ہیرے کی ہے، یہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہوگی، اسی لیے تم اس کی حفاظت کرنا اور اسے ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ اب تم یہاں سے جاؤ اور ہماری شادی خیریت سے ہونے دو۔ ایسا نہ ہو کہ میرا جنزاد بیٹا، جس کا ارادہ میں نے بڑی مشکل سے قائم کیا ہے، اس کا ارادہ بدل جائے اور تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری دنیا میں واپس پہنچ جائے، کیونکہ پہلے بھی اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی آدم زادی سے شادی کرے، اسی وجہ سے انسانوں کی دنیا میں رہتا تھا، لیکن اب کافی عرصے سے میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تو پھر وہ جنزاد کہنے لگا، ہاں، یہ واپس اپنی دنیا میں چلی جائے گی، کیونکہ میں بھی اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اس سے محبت کرتا تھا اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی مفاد نہیں۔ اب وہ میری طرف مہربان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں ساری زندگی اس لڑکی کی حفاظت کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت اور پیاری ہے، شاید ایسی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ سارے جنات کے سامنے میری تعریف کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، اب تم جاؤ یہاں سے، بلکہ ہماری بستی کے جنات تمہیں گاؤں چھوڑ آئیں گے تاکہ کوئی تمہیں پریشانی نہ ہو۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتے واپس آ گئی اور صبح ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس پہنچ گئی۔ لیکن جب میں سو کر اٹھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے یہ سب خواب میں دیکھا تھا۔ میں ابھی تک اس خواب کی سی کیفیت خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جانا بھی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ رانو نے آ کر اماں سے میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی ہیں، تب سے میرا اعتبار ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن ایک دن وہ مجھ سے ملنے آئی، کہنے لگی، معاف کر دے شاہ نور، میں تجھے غلط سمجھی تھی۔ دراصل اس دن جب تم نے مجھے کہا تھا کہ میں بعد میں آؤں گی، تم سب چلی جاؤ، تو مجھے تم پر شک ہو گیا تھا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید تم کسی لڑکے سے ملاقات کرنا چاہتی ہو، تبھی ہمیں زبردستی وہاں سے بھیج رہی ہو۔ لیکن جب تم رات تک گھر واپس نہیں لوٹی تو میں نے تمہاری اماں سے یہ سب کہا تھا۔ پھر میں نے اسے معاف کر دیا۔ جس طرح اس جنزادے کا دل بڑا تھا، اسی طرح میں نے بھی اپنا دل بڑا کر لیا۔ پھر میں ہر روز سوتی تو وہ مجھے خواب میں نظر آتا۔ پھر اماں کہنے لگی، ہم نے تیری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گو کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں کی بات پر خاموش ہو گئی۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ جو لڑکی پورے گاؤں میں بدنام ہو چکی ہو، بھلا اس سے کون شادی کرے گا؟ اماں کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے، ابھی بھی تیرے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، تو میری شہزادی، میرے چاند کا ٹکڑا ہے۔ پھر اماں کی بات سچ ثابت ہوئی جب گاؤں کے ایک اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آیا۔ میرا شوہر پڑھا لکھا اور شہر میں نوکری کرتا تھا، وہ میرے بارے میں صاف جانتے تھے،
اسی لیے اماں ابا نے بہت سوچ سمجھ کر ہاں کر دی، اور پھر ٹھیک 6 مہینے بعد میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر شہر آ گیا۔ شہر کی زندگی بہت ہی مصروف تھی، لیکن ابھی بھی کبھی کبھار میں اماں ابا سے ملنے گاؤں جاتے تو میرا گزر اسی نہر کے پاس ہوتا، اور ساتھ ہی میری نظر اس باغ پر پڑتی تو اچانک ہی مجھے اپنے ذہن میں بہت سی باتیں یاد آ جاتی۔ میں سوچتی کہ ابھی بھی وہ یہاں آتا ہوگا یا نہیں، یا پھر واپس ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا کا باسی بن گیا ہوگا۔ یہ بات سچ تھی کہ اس دن کے بعد سے وہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا، لیکن میری نظریں آج بھی اسے تلاش کرتے تھے۔ میں نہر کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھی تھی جب مجھے کسی نے پکارا تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اسی درخت کے پیچھے چھپا وہ جنات مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ پھر میں پاگلوں کی طرح اٹھ کر اس کے پاس جانے لگی، لیکن اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا شاہ نور، اب کیا واپس چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ چلو بہت دیر ہو گئی ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ بظاہر میں اپنے شوہر کے ساتھ واپسی کے سفر پر گامزن تھی، لیکن مڑ مڑ کر اس درخت کو دیکھتی جس کے پیچھے مجھے اسے جن ذات کی موجودگی کا گمان ہوا تھا۔ پھر میں اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ وہاں گاؤں میں جو بھی میرے ساتھ ہوا تھا اس نے میری زندگی پر بہت گہرے اثر چھوڑے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے منظر دھندلا گئے تھے۔ ہاں، لیکن ایک چہرہ جو ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی جن ذات کا تھا، اور میں کبھی اسے بھول نہیں سکی تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی میرے آس پاس کہیں نہ کہیں موجود ہے۔